वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हमने आपको पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड में पहले ही प्रोटोजोआ का लेक्चर हिंदी में पढ़ाया। आज का हमारा टॉपिक है संघ पोरीफेरा। संघ प्रोटोजोआ के बाद संघ पोरीफेरा। अब नाम ही बता रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का नाम ही उनके गुण को बता देता है। ओके, तो उसी तरीके से इसमें पोरीफेरा नाम ही बता रहा है। पोरी का मतलब होता है छिद्र। क्या चीज? पोरी का मतलब होता है छिद्र। ओके, यानी कि जो भी एनिमल होंगे ये अगर इनको आप देखेंगे बाहर से तो ये कैसे दिखेंगे? ये छिद्रित दिखेंगे, यानी कि उनके ऊपर आपको छेद 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 यानी कि होल दिखेगा। तो ये पोरीफेरा के एनिमल एकदम छिद्रित जीव होते हैं। क्लियर? सभी समुद्री जीव होते हैं और लवणीय होते हैं, यानी कि जितने भी इसमें जीव जंतु आते हैं वो आपके समंदर में पाए जाते हैं और ज़्यादातर इसमें खारे पानी में पाए जाते हैं। और अगर इनका हम कोशिकीय संगठन देखें, यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शन को देखें, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब अनेक सारी कोशिकाएं मिल करके इनके शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं। और ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जरा इसमें से एक कोशिका को बाहर निकाल के अगर हम देखेंगे, इनका ये केंद्रक होता है, तो केंद्रक के ऊपर हमको केंद्रक झिल्ली देखने को मिलेगा। केंद्रक झिल्ली जहाँ पर भी पाया जाता है वो किस तरीके की कोशिका होती है? वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और यही अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोले। ये तो हो गया कोशिकीय संगठन के बारे में। अब जरा सा सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन या तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो भाग में काट दे, या तो उसको अनेक भाग में काटे, लेकिन प्रत्येक भाग एक दूसरे के ऊपर क्या हो? ढकने वाले हों। लेकिन यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो असममित होती है। असममित का मतलब ये ऐसे एनिमल होते हैं, इनको अगर आप कहीं से भी काटोगे दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड नहीं होंगे, कहीं से भी काट लीजिए। इसीलिए एसिमेट्रिकल यानी कि असममित वाले होते हैं। और ये द्विकोरीय होते हैं। द्विकोरीय का मतलब होता है कि इनमें क्या होता है, जरा इनकी बॉडी को काट के देखिए। क्या? पूरी बॉडी को काट दीजिए और काटने के बाद आप पाएंगे कि जो बाहर की सेल होती हैं, देखिए दो लेयर आपको दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा और एक अंदर वाला लेयर ये दिखेगा। तो एक लेयर तो ये आपका बन गया और ये अंदर वाला लेयर बन गया। जो बाहर वाला लेयर होगा उसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को अंतः त्वचा बोलते हैं, बाहर वाले लेयर को एक्टोडर्म बोला जाता है। कौन सा डर्म बोला जाता है? एक्टोडर्म बोला जाता है। और अंदर वाली त्वचा को एंडोडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? एंडोडर्म बोला जाता है। चलिए सर, ये हो गया एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म को यहाँ पर पोरीफेरा में हम लोग एक्टोडर्म को जो है यहाँ पे हम लोग पिनैकोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिनैकोडर्म बोलते हैं। तो एक्टोडर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पिनैकोडर्म बोलते हैं। पिनैकोडर्म बोलते हैं। और पिनैकोडर्म के जो अंदर वाली लेयर होती है, जस्ट ये वाली जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोएनोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? कोएनोडर्म। तो हो गया आपका दो टर्म। कौन कौन से? पिनैकोडर्म और कोएनोडर्म। एक इसके पार्ट होते हैं, आउटर वाले पार्ट को यानी कि बाहर वाले पार्ट को पिनैकोडर्म बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को हम लोग कोएनोडर्म बोलते हैं। इसीलिए पिनैकोडर्म से याद आया पिनैकोसाइट। तो पिनैकोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहर की तरफ लगी होती हैं। और कोएनोडर्म से याद आया कोएनोसाइट। कोएनोसाइट ये वाली जो कोशिकाएं ये अंदर की तरफ लगी होती हैं। और कोएनोसाइट को ही हम लोग बोलते हैं कॉलर कोशिका। क्या? कॉलर कोशिकाएं। कॉलर कोशिकाएं बोलते हैं। अब यही कॉलर कोशिकाएं, अभी इसका फंक्शन बता रहे हैं, जब हम नाल तंत्र पढ़ाएंगे तब उसमें इसका फंक्शन बताएंगे। तो अभी इसमें क्या असीमित हो गया? ये द्विकोरीय हो गया। द्विकोरीय का मतलब एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होता। नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो इनमें जो है मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मीजोडर्म प्रेजेंट होता तो उसको हम लोग त्रिकोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रि का मतलब 3, द्वि का मतलब 2, तो द्विकोरी होता है। अच्छा, द्विकोरी यानी कि मीजोडर्म वाली जगह पर, क्या चीज? मीजोडर्म वाली जगह पर, ये तो आपका एक्टोडर्म हो गया, ये आपका एंडोडर्म हो गया। ये जो खाली स्थान है, हालांकि यहाँ पर मीजोडर्म होना चाहिए था, लेकिन मीजोडर्म वाली जगह पर यहाँ पर एक सेल का मास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूरा सेल यहाँ पर भरी होती हैं, जो कि अविभाज्य होती हैं। अविभाज्य का मतलब ये विभाजित नहीं होती हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका या 2 कोशिका से 4 कोशिका नहीं बनाती हैं। अविभाजित कोशिका होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मास होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मीजोहाइल। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम लिखिए जल्दी से, मीजोहाइल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजोहाइल की क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म पोरीफेरा में उनके दोनों बीच में क्या पाया जाता है, तो जेली जैसा होता है। कैसा होता है? ये जेली जैसा चिपचिपा फ्लूइड होता है, ठीक। इसको बोलते हैं मीजोहाइल। क्या बोलते हैं इसको? मीजोहाइल। तो मीजोहाइल जो होता है अविभाज्य कोशिकाओं, जेली लाइक बना होता है, सब्सटेंस का बना होता है, जिसको हम लोग मीजोहाइल बोलते हैं। और ये एक तरीके का एंडोडर्म का काम करता है। हालांकि एंडोडर्म नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, एंडोडर्म नहीं होता है, एंडोडर्म की तरह होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीजोहाइल। तो बाह्य त्वचा पिनेकोडर्म, अंतः त्वचा क्या? कोइनोडर्म। यानी कि बाहर पिनेकोसाइट कोशिकाएं और अंदर कोइनोसाइट कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर कोशिका बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे अगर हम बात करें, नाल तंत्र इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाल तंत्र पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए नाल तंत्र किसमें होता है, तो नाल तंत्र इसी वाले संघ में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो नाल तंत्र होता है वो आपके प्रेजेंट होता है किसमें? पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। कौन से फेरा में प्रेजेंट होता है? पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है नाल तंत्र। अब बाबू ये नाल तंत्र होता क्या है? नाल तंत्र अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए इसका कोई एक क्या है? एनिमल है। क्या है ये? कोई एक एनिमल है। जरा इसको हम काट के देखें। क्या करके देखें? इसको काट के देखें। अब देखिए इस एनिमल को हमने जो है, ऐसे एनिमल था, इसको हमने ऐसे काट दिया ऊपर से। क्या? एक ब्लेड लिया, चाकू लिया, ऊपर से टक 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 पूरा काट दिया। काटने के बाद इसका हम सेक्शन आपको दिखाएं। क्या दिखाएं? सेक्शन दिखाएं। सेक्शन का मतलब कटे हुए पोर्शन का हम जो बचा हुआ है इसका हम सेक्शन आपको दिखाएं। ये देखिए, तो कुछ आपको मान लीजिए ऐसे सेक्शन दिख रहा है। क्या? क्रॉस सेक्शन ऐसे दिख रहा है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हमारा ये क्रॉस सेक्शन हो गया। देखिए क्रॉस सेक्शन हमने एनिमल को क्या कर दिया? कट कर दिया। अब ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? छिद्र दिख रहे हैं। ये छिद्र जो होते हैं ऑस्टिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया। ठीक, ऑस्ट्रिया देश नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश नहीं, या ऑस्ट्रिया देश नहीं। देखिए 2 देश है, एक ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना होता है, एक ऑस्ट्रेलिया है जिसका केनबरा है। तो ये ना केनबरा वाला है ना वियना वाला है, ये ऑस्ट्रिया है अपने आप में। जो छिद्र होता है इनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। और ये जो खाली स्थान पूरा देख रहे हैं स्पंज के अंदर, अच्छा गुहा क्या होता है? गुहा का मतलब होता है कैविटी, मुख गुहा, यानी कि माउथ की कैविटी, जो खाली स्थान है इसको हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। तो स्पंज के खाली स्थान को क्या? स्पंज गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पंज गुहा बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका स्पंज गुहा। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ क्या खाली स्थान है, जो ढक्कन है, इसको बोलते हैं आस्कुलम। क्या बोलते हैं इसको? आस्कुलम बोलते हैं हम लोग। तो 3 पार्ट आपको देखने को मिला। ऑस्टिया, ऑस्टिया क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ये छिद्र होते हैं, और यही बाहर से हमको दिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको छिद्रित एनिमल बोल रहे थे। तो ऑस्टिया हो गया, जो खाली स्थान है उसको स्पंज गुहा यानी कि स्पॉन्जोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इसको ऑस्टिया बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑस्टिया हो गया, स्पंज गुहा हो गया, और ये ऑस्कुलम हो गया। ठीक है, ऑस्कुलम। ठीक, ऑस्कुलम हो गया। ओके, तो ऑस्टिया हो गया, स्पंज गुहा हो गया, और ऑस्कुलम हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये हमने बताया ये सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? पानी में। अच्छा इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हमने आपको क्या बताया
कि ये पानी में पाया जाने वाला जीव होता है। तो मान लीजिए यहाँ चारों तरफ क्या है, ये पानी है। क्या है ये, पानी है। पानी पानी पानी, मैं तो पानी पानी हो गई रे। ओके, पानी है। अब ये पानी कहाँ से एंट्री करेगा, ऑस्टिया से एंट्री करेगा, किसमें, स्पंज गुहा में। स्पंज गुहा से ये तुरंत पानी कहाँ पे निकल जाएगा, ऑस्कुलम। आप कहेंगे सर ये पानी अंदर जा कैसे रहा है, क्या ये पानी अंदर जा कैसे रहा है। तो बाबू हम यहाँ पे आपको बताएं कि ढेर सारी कोशिकाएं लगी होती हैं, जिनको अभी बताया हमने कोइनोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाहर वाले को पिनैकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनैकोसाइट बोलते हैं। अंदर वाले को कोइनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा साइट, कोइनोसाइट। और कोइनोसाइट में आपके कोइनोडर्म, बाहर वाले को पिनैकोडर्म बोलते हैं, अंदर वाले को कोइनोडर्म बोलते हैं। बाहर वाले पिनैकोडर्म को पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं पिनैकोसाइट। अंदर वाले स्थान पर जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं कोइनोसाइट। कोइनोसाइट को ही कॉलर सेल बोला जाता है। और कॉलर सेल कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये होती हैं कॉलर सेल। अब ये देखिए जो कॉलर सेल्स होती हैं इनमें होता है फ्लैजिला। क्या होता है, ये फ्लैजिला। ये देखिए ऐसे पूरी लाइन से लगी होती हैं, यानी कि ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। इसमें होती है फ्लैजिला। कौन सा जिला, फ्लैजिला। ठीक, अब ये फ्लैजिला जैसे ही बीट करेगा, क्या जैसे फड़फड़ाएगा, जैसे ही फड़फड़ाएगा वैसे ही बाहर से पानी, अब भाई फड़फड़ाएगा तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, वहाँ पर जो है स्थान क्रिएट होगा। और उस स्थान को भरने के लिए कौन आएगा, बाहर से पानी। अब बाहर से पानी अंदर की तरफ आ गया और अंदर से उसको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉल तंत्र। जो बाहर से पानी ऑस्टिया छिद्र से होते हुए स्पंज गुहा में आया और स्पंज गुहा से फिर से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर कर दिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा नॉल सिस्टम। क्या, वाटर कैनाल सिस्टम, यानी कि नाल प्रणाली या नाल तंत्र बोला जाता है। तो इस नाल तंत्र का फायदा क्या है, भगवान ने बनाया कि क्यों इस नाल तंत्र को। भाई अभी ये छोटा जीव है, क्या अभी इसका उद्विकास बहुत छोटे स्तर पर हुआ, यानी कि बहुत कम हुआ है। बेचारा खाना नहीं खा पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो भगवान ने क्या किया, तुम बेटा नाल तंत्र ले लो। क्या, कौन सा तंत्र ले लो, नाल तंत्र ले लो। नाल तंत्र में तुम्हारे हम लगा दे रहे हैं कॉलर कोशिका को, कोइनोसाइट्स को, कॉलर कोशिका यानी कि कोइनोसाइट्स को लगा दे रहे हैं। अब जैसे ही पानी अंदर आएगा, क्या पानी जैसे ही अंदर आएगा उसके साथ साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आएंगे। क्या आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे। उन कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा लेना, यानी कि नाल तंत्र पोषण में हेल्प कर रहा है। पोषण में क्या कर रहा है, पोषण में सहायता कर रहा है। अब नाल तंत्र में पानी अगर अंदर आएगा तो आपको पता है पानी में क्या घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। तो तुरंत वो ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को उसी पानी में छोड़ देगा। यानी कि O2 को लेना, CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। तो इसी नाल तंत्र से क्या होगा, श्वसन भी करेगा। अब देखिए उन्हीं सेल में लगातार क्या बन रहा होगा, अमोनिया बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, अमोनिया। और ये अमोनिया बाहर निकाला जाता है। जैसे हम लोगों में अपना अमोनिया यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं हम लोग, कैसे, अपने पेशाब यानी कि अपने यूरिन के थ्रू, अपने किडनी से हमने यूरेथ्रा के थ्रू क्या उसको पेशाब को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। उसी तरीके से ये अपना अमोनिया उसी पानी में डाल देता है जो नाल तंत्र के द्वारा आया हुआ है। यानी कि एक तरीके से उत्सर्जन भी इसी के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, इसी के द्वारा, नाल तंत्र के द्वारा। नाल तंत्र के जल्दी से बता दीजिए 3 फंक्शन, एक तो पोषण करता है, एक श्वसन करता है, एक क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जल्दी से नोट कीजिए। आप देखिए नाल तंत्र पोषण, श्वसन, उत्सर्जन 3 कामों में मदद किया। ओके, अब नाल तंत्र के अगर हम प्रकार को देखें, देखिए जल्दी से आपका जो है TGT PGT का एग्ज़ाम आने वाला, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही शॉट में पूरा, एक ही लेक्चर में ये पूरा ख़त्म कर दिया जाए और वो क्वेश्चन आपको बताया जाए जिनकी आने की संभावना 96 से लेकर के 97% हो। ओके, तो जल्दी से आइए अब नाल तंत्र के प्रकार। क्या चीज़, नाल तंत्र के प्रकार। नाल तंत्र देखिए एक ही प्रकार के नहीं होते। भगवान ने पहले एकदम साधारण टाइप का नाल तंत्र बनाया, यानी कि जिसको बोलते हैं एस्कॉन। एस्कॉन
और दूसरा होता है साइकान और एक होता है ल्यूकॉन। एस्कान, साइकान और ल्यूकॉन। अब देखिए जो एस्कान तरीके का नाल तंत्र होता है, एस्कान, साइकान, ल्यूकॉन हालांकि अलग अलग जीव में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन एस्कान टाइप का जो नाल तंत्र होता है वो बहुत साधारण टाइप का था। कैसा है? ये साधारण टाइप का है और ये सबसे जटिल टाइप का होता है। जटिल का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। और इन दोनों के बीच में कौन आ गया? साइकान आ गया। ऐसा भगवान ने किया क्यों? क्यों इसको साधारण बनाया? क्यों धीरे धीरे इसको जटिल बना दिया? देखिए सबसे एडवांस होता है ल्यूकॉन, रैगॉन भी होता है हालांकि, लेकिन रैगॉन आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो एस्कान हो गया, साइकान हो गया, ल्यूकॉन हो गया। अब देखिए एस्कान टाइप का जो नाल तंत्र होता है, एस्कान टाइप का जो नाल तंत्र होता है, ये देखिए क्या होता है, एकदम सिंपल होता। सिंपल का मतलब कि देखिए एस्कान में क्या हुआ, डायरेक्ट ऑस्टिया के थ्रू पानी गया अंदर स्पंज गुहा में और धीरे से ऑस्टिया से आपके ऑस्कुलम से बाहर पानी चला गया। अब यहाँ पर कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक, उतने जल्दी ये तुरंत पकड़ नहीं पाएगा उनको। तो ये गए भगवान के पास, बोले भगवान कीड़े मकोड़े जल्दी से अंदर आते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक, उनको पकड़ने का। तुरंत वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं। तो कहें बेटा अच्छा ठीक है, बेटा क्या करो, बेटा अपने तुम्हारे अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यूँ लो मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब कुछ इस तरीके का तुम्हारा बना दे रहे हैं सिस्टम कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा से ज़्यादा उनको दूरी चलना पड़े, ताकि तुमको भी मौका मिल जाए क्या इनको पकड़ने का। अब बताइए कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें एंट्री करेगा तो इसमें ऐसे 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 होते तब न जाके बाहर निकलेगा। यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया, इसी को बोलते हैं साइकान टाइप। क्या बोलते हैं? साइकान। अब देखिए ल्यूकॉन में इन्होंने क्या किया, ल्यूकॉन में इन्होंने क्या किया, जो ल्यूकॉन वाले थे वो बोले भगवान हमको ऐसा जटिल संरचना दीजिए कि ताकि कोई एक भी कीड़ा मकोड़ा बाहर ना जाने पाए। तो उन्होंने पूरा एकदम क्या कर दिया, नेटवर्क लाइक बना दिया। क्या बना दिया? ये नेटवर्क लाइक बना दिया। नेटवर्क लाइक बनाने का मतलब पूरा एकदम इसको गुथ दिया। गुथने का मतलब कि इतना इसका हाईली कॉम्प्लिकेटेड बना लिया कि पानी बहुत टाइम तक अंदर ऐसे जाने के बाद जाएगा बाहर, यानी कि पानी जो संपर्क में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। इसीलिए इसको बोलते हैं जटिल टाइप। कौन बोलते हैं? जटिल टाइप। किसको? ल्यूकॉन को। तो ये नाल तंत्र के प्रकार हो गए। नाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एस्कान, साइकान और ल्यूकॉन। ओके। अब देखिए जो इसमें, अब देखिए इसमें जो है पोषण, यानी कि अगर हम डाइजेशन की बात करें, क्या अगर हम इसमें पोषण की बात करें, अंतःकोशिकी होता। कैसा होता है ये? अंतःकोशिकी होता। अंतःकोशिकी का मतलब कि जो भी फूड मटेरियल होता है, क्या जो भी फूड मटेरियल होता है ये सीधे कोशिका के अंदर चला जाता है और ये बना लेता है क्या पोषण धानी बना लेता। पोषण धानी का मतलब होता है फूड वैक्यूल, भोजन धानी बना लेता है। इसी में इसका डाइजेशन होता है। क्या होता है? इसका डाइजेशन होता है। जिस तरीके से हमारे अंदर डाइजेशन, क्या चीज़, हमारे अंदर जो पोषण होता है वो बाह्य कोश की होता है, कोशिका के अंदर नहीं होता है। ये जो पूरी नली है ना, इसके अंदर हमारा डाइजेशन होता है, हमारा पोषण होता है। उसी तरीके से इसमें अंतःकोशिकी होता है, कोशिका के अंदर होता है। अब अगर हम बात करें इसमें श्वसन की, श्वसन जो है शारीरिक दीवार से होता है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। जैसे ये मान लीजिए एक इसकी कोशिका है तो इसमें जो भी CO2 बन रहा है ये क्या दीवार से तुरंत बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन इन्हीं दीवार से अंदर चला आएगा। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो हो रहा है शारीरिक दीवार से बड़े आराम से श्वसन हो जाता है। अगर हम जरा इसमें उत्सर्जी पदार्थ को देखें, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि देखिए उत्सर्जी पदार्थ मेनली 3 तरीके के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होता है। तो किसी किसी में अमोनिया बाहर निकलता है, किसी किसी में यूरिया बाहर निकलता है। जैसे हम लोगों में, हम लोग अपने पेशाब के रूप में क्या यूरिया बाहर निकालते हैं, इसीलिए हम लोग यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जिनके अंदर डायरेक्ट अमोनिया निकलता है, जान लीजिए जो पानी के अंदर जीव पाए जाते हैं, क्योंकि अमोनिया को बहाने के लिए, बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो पानी में जीव जंतु पाए जाते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ओके। जो थोड़ा कम पानी वाले जैसे जीव होते हैं, जैसे हम लोग, उनमें यूरिया होता है। जो बिल्कुल कम पानी पीते हैं उनके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, जैसे पक्षी।
तो अब देखिए इसमें आइए, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है। तो ये एक सेल है, इसके अंदर लगातार क्या बनेगा? अमोनिया, और अमोनिया यही बाहर कर दिया जाएगा, तो इसीलिए उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया इसका? अमोनिया। अब देखिए इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर एक हम ड्रा कर दें, क्या चीज़ एक बना दें आपके, ये देखिए है आपका एक पोरीफेरा, इसके ऊपर डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं का एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर एक जाल पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? स्पिक्यूल बोलते हैं, कांटे की तरह होता है, इसको बोलते हैं स्पिक्यूल। और जीव जंतु के, इसी जीव जंतुओं के मरने के बाद इसी स्पिक्यूल का हम लोग क्या बनाते? स्पंज बनाते। क्या बनाते? स्पंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। और इन्हीं से नहाते समय हम अपने चमड़े को क्या करते हैं? धुलते हैं। ओके, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? बाथ स्पंज। और बाथ स्पंज किसका बना होता है? कंकाल का, बाह्य कंकाल का। किसके? पोरीफेरा के बाह्य कंकाल का बना होता है, यानी कि बाह्य आवरण मृत कंकाल, जिसको हम लोग स्पिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताएं, इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। यानी कि अगर इसके अंदर आप तंत्रिका तंत्र खोजने जाओगे, ये तंत्रिका तंत्र नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी इसको उद्दीपन होता है वो एंजाइम की वजह से होता है, ना कि तंत्रिका तंत्र। तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब अगर हम जनन अंग की यानी कि प्रजनन की बात करें, तो ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में यानी कि एक ही शरीर में मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। मान लीजिए हाँ, ये मेल गैमीट बन रहा है, यहाँ से ये फीमेल गैमीट बन रहा है, यानी कि इसके अंदर जो हो रहा है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही शरीर के अंदर मेल गैमीट यानी कि मेल युग्मनज भी बन रहा है और फीमेल युग्मनज भी बन रहा है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विलिंगी। कोई भी इसमें अपवाद नहीं है, सारे के सारे कैसे होते? द्विलिंगी ही होते हैं। अब देखिए इसमें जो लिंग जो बनते हैं ना, मेल और फीमेल, नर और मादा जो बनते हैं, वो हमेशा और हमेशा नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है कि बरसात के समय में, किसमें? बारिश का जब सीज़न आता है तो उसी टाइम नर और मादा दोनों उसके अंदर बनते हैं, पहले से बने नहीं होते। और इनको बनाता कौन है? तो आप लिख लीजिए, टोटीपोटेंट सेल होती हैं। क्या होती हैं? टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। उनमें से टोटीपोटेंट कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकाएं आती हैं, उनमें से मेन होती हैं आर्कियोसाइट कोशिका। क्या? आर्कियोसाइट कोशिका। वही इन कोशिकाओं से नर और मादा प्रजनन तंत्र बनते हैं। अब नर और मादा प्रजनन तंत्र ये जो बनते हैं, अब देखिए क्या होता है, जो नर और मादा प्रजनन तंत्र बने, नर वाले से क्या निकलेगा भाई? नर वाले से आपका स्पर्म निकलेगा यानी कि, और फीमेल वाले से क्या निकलेगा? आपका ओवम निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए दूसरा कोई जीव है, इसका नर ये वाला है और मादा ये है, तो इसका नर इसके मादा को क्या करेगा? निषेचित करेगा, और इसका नर इसके मादा को निषेचित करेगा। भगवान ने ऐसा उद्विकास के लिए किया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। क्या? क्रॉस मतलब अपने ही घर में शादी ना हो, ठीक, पड़ोसी के घर में शादी करवा दिया। ठीक, अगर पड़ोसी के घर में शादी होगा तो जो आने वाली संतान होगी वो क्या होंगी? हाईली डेवलप होंगी, हाईली एडवांस होंगी। इसी को बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इनमें देखिए पुनरुद्भवन क्षमता क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन क्षमता। इनको जगह से काट दीजिए, क्या कर दीजिए? काट दीजिए। अगर इनको काट देंगे तो इतना वाला पार्ट फिर से एक आपका पोरीफेरा बना लेगा, पोरीफेरा जीव जंतु बना लेगा। कटा हुआ पार्ट एक और नया प्राणी बना लेगा, नया जीव जंतु बना लेगा। पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है जो कि टोटीपोटेंट कोशिका यानी कि आर्कियोसाइट के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। हमने बता दिया इसमें लैंगिक जनन होता है। अच्छा, इसमें जो होता है अलैंगिक जनन भी होता है। अब देखिए जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? अलैंगिक जनन में मान लीजिए कोई जीव है, क्या ये कोई जीव है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब बारिश का सीजन नहीं है, उस टाइम क्या होता है, इसका जितना जीव द्रव्य होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य पूरा इकट्ठा हो जाता है और केंद्रक को, एक एक केंद्रक को लेकर के चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक
बीजाणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ढेर सारे बीजाणु बन जाते हैं। इन बीजाणु को बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेम्यूल बोलते हैं। ओके, अब ये जेम्यूल ऐसे पड़े रहेंगे और जैसे ही बारिश का सीजन होगा ये जेम्यूल फट जाएंगे। क्या होगा? जेम्यूल फट जाएंगे और फिर से ये नए जीव बना लेंगे। क्या बना लेगा? ये नया जीव बना लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, और ये बीजाणु यानी कि जेम्यूल बीजाणु के द्वारा बनता है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद जो इनके अंदर विकास होता है, क्या जो इनके बच्चे का जो विकास होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? लार्वा के द्वारा होगा। ओके, लार्वा और इसका लार्वा का नाम याद रखिएगा। दो तरीके के लार्वा पाए जाते हैं। एक पैरेनकाइमूला होता है। क्या होता है? पैरेनकाइमूला लार्वा होता है। और एक होता है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। कौन कौन? दो लार्वा जल्दी से नाम बताइए इसका। पैरेनकाइमूला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। एम्फीब्लास्टुला, ओके, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पाया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एम्फीब्लास्टुला लार्वा। अच्छा, विकास लार्वा, जो विकास हो रहा है लार्वा के थ्रू हो रहा है। लार्वा से लेकर के जब ये वयस्क बनेगा, क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। इसी टाइम पीरियड को तो हम मेटामार्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटामार्फोसिस। मार्फोसिस क्या बोलते हैं इसको? मेटामार्फोसिस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस क्या होता है, तो लार्वा से वयस्क बनने तक जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटामार्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामार्फोसिस बोलते थे। इस तरीके से हमने पूरा पोरीफेरा आपको ये शॉर्ट में पढ़ाया। शॉर्ट और पूरा जैसे गागर में सागर, ठीक है, उसी तरीके से हमने पूरा आपको पढ़ाया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ल्यूकोसोलीनिया। क्या? ल्यूकोसोलीनिया जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता, सबसे साधारण होता और छोटा होता। क्या होता है? ल्यूकोसोलीनिया सबसे सिंपलेस्ट होता है और छोटा होता है। ओके, जो साइकान होता है इसको बोलते हैं स्काइफा। क्या बोलते हैं इसको? स्काइफा बोलते हैं। ये देखिए कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसकी संरचना, इसके ऊपर पूरा ऐसे छेद होते हैं। अब क्लेथेरिया क्या होता है? क्लेथेरिया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पंज। क्या बोलते हैं? ग्लास रोप स्पंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लास के प्लेट पर बड़े आसानी से चढ़ सकता है, इसीलिए हाइलोनीमा को क्या? हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज बोला जाता है। अब एक स्वच्छ जल में पाया जाता है। किसमें? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिला। ऐसे समझ लीजिए आपके ज़िले में कैसा पानी है? आपके ज़िले में स्वच्छ पानी है तो स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, तुक्का मारना हो, थोड़ा दिमाग लगा करके, आपके ज़िले में कैसा पानी है? स्वच्छ पानी है तो स्पॉन्जिला। तो जिला से याद आया हमको स्पॉन्जिला, स्वच्छ जल। अब देखिए क्लायोना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लायोना को बोलते हैं बोरिंग स्पंज। क्या बोलते हैं? बोरिंग स्पंज बोलते हैं। देखिए प्रोटोजोआ में जो भी जीव आते हैं उनको स्पंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको स्पंज बोला जाता है। इसीलिए हर जगह आप स्पंज देख रहे हैं, जैसे ग्लास रोप स्पंज, बोरिंग स्पंज, स्वच्छ जल स्पंज। ओके, उसके बाद बाथ स्पंज देखेंगे। तो जो ये क्लायोना होता है इसको बोलते हैं बोरिंग स्पंज। क्यों बोलते हैं बोरिंग स्पंज? इसलिए बोरिंग स्पंज बोला जाता है क्योंकि जो हमारे मोती पैदा करने वाले, क्या हमने बताया? जो मोती पैदा करने वाले क्या होते हैं? पिंकटेडा वल्गैरिस। क्या होता है? पिंकटेडा वल्गैरिस। जो हमारे मोती जिनसे निकाला जाता है उनका नाम होता है पिंकटेडा। पिंकटेडा, पिंकटेडा वल्गैरिस। पिंकटेडा वल्गैरिस से मोती निकलता है। क्या निकलता है? मोती निकलता है। ये बाबू क्या करते हैं? क्लायोना जा करके इसमें कर देते हैं छेद। किसमें? पिंकटेडा में। ये कर देते हैं छेद पिंकटेडा वल्गैरिस में। अगर ये छेद कर देंगे पिंकटेडा में तो क्या मोती बन पाएगा? नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? तो मोती स्पंज के लिए जो क्लायोना होता है ये हानिकारक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बोरिंग स्पंज। अब आइए यू स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। यू स्पॉन्जिया जो होता है
ये होता है बाथ स्पंज। क्या होता है ये? बाथ स्पंज। मरने के बाद, क्या कहा हमने? मरने के बाद इसका जो ऊपर बाह्य कंकाल होता है इसको बोलते हैं स्पिक्यूल। इसको इकट्ठा करके ये बड़ा सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग अपने चमड़ी को क्या करते हैं? रब करते हैं, रगड़ते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। बाथ का मतलब नहाते टाइम इसका यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं यूस्पॉन्जिया। अब देखिए, जो आपका स्फीसियो स्पॉन्जिया होता है, क्या होता है? स्फीसियो स्पॉन्जिया, ये सबसे बड़ा स्पंज होता है। क्या होता है ये? सबसे बड़ा स्पंज होता है स्फीसियो स्पॉन्जिया। क्या? स्फीसियो स्पॉन्जिया। तो इसका मतलब सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा हमने आपको पहले ही बताया, क्या? ल्यूकोसोलेनिया। तो सबसे लंबा कौन होता है? प्रोटीरियन। सबसे लंबा होता है आपका प्रोटीरियन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यूप्लेक्टेला। क्या? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर, वीनस पुष्पों की टोकरी, वीनस पुष्पों की टोकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है। ओके, वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला को क्यों बोला जाता है? देखिए, अगर हम यूप्लेक्टेला के स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को देखें तो यूप्लेक्टेला कुछ ऐसे होता है। यूप्लेक्टेला कुछ ऐसे होता है, और इसके ऊपर देखिए स्पिक्यूल्स ये ढेर सारे पाए गए। ठीक है, कांटेनुमा संरचना। अब देखिए, वीनस फ्लावर बास्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि होता क्या है, जब ये यंग होता है या नौजवान होता है या होती है, इसके अंदर दो छोटे छोटे श्रिम्स यानी कि जीव घुस जाते हैं इसमें। जो छोटे छोटे जीव, उसमें भी एक नर और एक मादा जीव श्रिम्स अंदर आ जाते हैं। ये देखिए, एक नर और एक मादा। अब यहीं पर ये रहेंगे इसके अंदर, और यहीं पे अपना प्रजनन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब ये जो जोड़ा है जीव का, एक जीव के अंदर दूसरा जीव चला गया, स्पंज के अंदर चला गया, और ये यहीं रहेगा और मर जाएगा साथ में। ओके, इसीलिए जापान में क्या होता है? जापान में जनरली साधारणतः लोग क्या करते हैं? इसको शादी ब्याह में गिफ्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, थाली लोटा बाल्टी वहाँ नहीं दिया जाता, वहाँ क्या दिया जाता है? वहाँ पर ये आपका यूप्लेक्टेला दिया जाता है। क्यों यूप्लेक्टेला दिया जाता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो ये मैरिज हो रही है ये हमेशा और हमेशा ऐसे ही बनी रहे, यानी कि जिस तरीके से ये जो श्रिम्स हैं मेल और फीमेल मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, उसी तरीके से आप लोग भी मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ थरिया था, लोटा बासन क्या क्या। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? अच्छा, थाली में भी वैरायटी, फूल का थरिया और दगानी क्या क्या थरिया। ओके, तो अब होता क्या है, यहाँ जो जीव गया है उसी को देखते हुए जापान के लोग इसको क्या देते हैं? एज आ गिफ्ट के रूप में दे देते हैं दूसरे को। इसीलिए इसको वीनस पुष्पों की टोकरी बोला जाता है। किसको? यूप्लेक्टेला को वीनस पुष्पों की टोकरी बोला जाता है। तो अगर पूछा जाएगा ऐसे स्पंज का नाम बताइए, क्या ऐसे स्पंज का नाम बताइए जो सहभोजिता दर्शाता है। सहभोजिता का मतलब साथ साथ रहते हैं। तो ये यूप्लेक्टेला और श्रिम्स यानी कि जो जीव है, इन दोनों के बीच में देखिए सहभोजिता हो रहा। सहभोजिता का मतलब इसको रहने के लिए स्थान मिल गया, बदले में इसको क्या मिल गया? बदले में इसको जो डाइजेशन वगैरह करेगा ये इससे पोषण करेगा। ठीक, तो ये पूरा आपका था यूप्लेक्टेला, जरूर याद रखिएगा। ये पूरा पोरीफेरा के बारे में था। अगले लेक्चर में हम आपके सिलिंट्रेटा और आपके स्केलमेंथीज और उसके पहले जो है आपके जो है ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा, किसका? टीनोफोरा की बात करेंगे। ओके, तब तक अच्छे से आप पढ़ाई करिए।